वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। अभी तक हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग तक देख लिया है। नेक्स्ट हमको दो कार्बन के कंपाउंड पढ़ने, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। तो अब इनके बारे में, इनका कॉमन नेम और इनके क्या क्या यूजेस होते हैं, ये इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक हमको सोप एंड डिटर्जेंट, और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी हम कुछ कॉमन एल्कोहल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे सम कॉमन एल्कोहल्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मेथेन है, उस मेथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को हटाकर OH ग्रुप लगाया तो वो मेथेनॉल बनता है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है CH4 मेथेन होता है। यहाँ से हमने एक H को हटाया और उसकी जगह पे जो फंक्शनल ग्रुप हमने लगाया वो OH लगा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास मेथेनॉल बनेगा, क्योंकि ये पहले मेथेन था। तो ये हमारे पास हो गया मेथेनॉल। ये एल्कोहल का जो है फर्स्ट कंपाउंड है। एल्कोहल का जो भी जितने भी एल्कोहल होते हैं उसमें से फर्स्ट कंपाउंड है। तो ये टॉक्सिक होता है, मतलब ये जहरीला होता है। इसके बाद अगर हमारे पास एथेन है, एथेन जो बनेगा उसमें एक हाइड्रोजन को हटाकर तो वो एथेनॉल बनेगा। तो एथेनॉल किस तरह से बनेगा, हमारे पास इथेन होगा। एथेन में हमारे पास ये जो सारी वैलेंसीज यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ का हम मान लेते हैं कि इसको हम हटा करके OH ग्रुप लगा देते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। और ये सारे हमारे पास हाइड्रोजन रहेंगे। तो ये हमारा हो गया CH3, फिर उसके बाद CH2 और OH। तो ये हुआ हमारा CH3 CH2OH। इसी को हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा इथेनॉल हुआ। तो जैसे ये मेथेनॉल वैसे ये एथेनॉल। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 3 कार्बन है या 2 है, इस तरह से 3 कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन लग गया। अब सारे तो हाइड्रोजन रहेंगे। अब हाइड्रोजन साइड में नहीं बल्कि अब की बार अगर बीच में लग गया, चाहे इस पे चाहे इस पे, तो अब यहाँ पे हमको नंबर लिखना पड़ेगा कि किस कार्बन पे वो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे तो हाइड्रोजन रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चाहे अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो एक, और दूसरे पे OH ग्रुप आ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं तब भी ये दूसरे पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप होता है और सारे हाइड्रोजन है। तो दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, हम ये लिख सकते हैं, या फिर 2 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है। तो चाहे आप ये लिखिए चाहे, तो ये कुछ हमारे पास कॉमन एल्कोहल्स हैं। एक एल्कोहल और होता है, बस ये नाम याद रहना चाहिए। जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में वो इसके बारे में पढ़ना है। अभी जो सम कार्बन कंपाउंड, तो वो तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है। ये बस नाम है उनको जान लेना है कि हाँ ये क्या क्या होते हैं। एक और एल्कोहल होता है हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, और अगर इन तीनों पे, अब चाहे वो वर्टिकल हम बनाए या फिर साइड में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है, इन तीनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक OH ग्रुप, यहाँ पे एक OH ग्रुप, यहाँ पे एक OH ग्रुप। अब जितने भी वैलेंसीज खाली पड़ी वहां पे हमारे पास हाइड्रोजन लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 वैलेंसीज खाली पड़ी हैं, तो H2 एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक ही वैलेंसी है तो ये H हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये भी H2 हो जाएगा। अब इसका क्या नाम होता है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले, दूसरे, तीसरे तीनों कार्बन पे OH ग्रुप लगा है। तो इसका जब नाम हम लिखेंगे तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि तीनों कार्बन पे OH ग्रुप लगे हैं। और 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन ट्राईऑल, क्योंकि 3 OH ग्रुप है तो ट्राई लग जाएगा, और एल्कोहलिक ग्रुप है तो
1,2,3 प्रोपेन ट्राईऑल, ये इसका IUPAC नेम हुआ। इसका जो कॉमन नेम होता है वो ग्लिसरीन होता है। तो ग्लिसरीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये हमारे पास यहाँ पे है, ये ग्लिसरीन। तो ये कुछ एल्कोहल्स हमारे पास। हमको पढ़ना किसके बारे में है? इथेनॉल के बारे में पढ़ना है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CH3CH2OH होता है या फिर C2H5OH होता है। तो हम इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, C2H5 या फिर CH3CH2, क्योंकि C2H5 और CH3CH2 यहाँ पे 2 कार्बन हमारे पास और 5 हाइड्रोजन, तो C2H5 उसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं। अब इसके बाद हम इथेनॉल का अपना देखते हैं, उसका क्या केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट कंपाउंड हम अपना देखते हैं एल्कोहल के ही ग्रुप का है वो, एथेनॉल। तो हमको इथेनॉल के बारे में पढ़ना है। 2 ही कंपाउंड हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, इसमें से एक एथेनॉल है और दूसरा एथेनोइक एसिड है। तो अब इथेनॉल के बारे में देखते हैं। इथेनॉल है मतलब यहाँ पे 2 कार्बन होंगे हमारे पास और एक एथेन होगा, वहां से एक हाइड्रोजन हटा करके हम OH ग्रुप लगाएंगे तो एथेनॉल बनेगा। मतलब जो इसका केमिकल, पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका क्या होगा, 2 हमारे पास कार्बन होंगे, एक OH ग्रुप लगा रहेगा और बाकी सारे हाइड्रोजन लगे रहेंगे। तो ये तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया इथेनॉल का, CH3CH2OH या फिर C2H5OH। तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH या फिर CH3CH2OH, दोनों एक ही बात है। तो ये एथेनॉल का केमिकल फार्मूला और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला रहा। अब ये इसका नेचर कैसा होता है, मतलब ये एसिडिक होता है कि बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है। तो जो एल्कोहल होता है वो बहुत ही वीक एसिड होता है, इसको हम ज्यादातर मतलब एज न्यूट्रल ही इसको कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसका नेचर देखेंगे तो ये न्यूट्रल होता है। तो एथेनॉल केमिकल फार्मूला C2H5OH, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है और जिसका नेचर है वो न्यूट्रल है। अब इसके कुछ रिएक्शंस हमको देखने हैं और उसके बाद इसके कुछ यूजेस हम देखेंगे। तो इसके रिएक्शन, पहला रिएक्शन हम इसका सोडियम के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे सोडियम के साथ क्या रिएक्शन ये देता है। अब इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जब एथिल एल्कोहल, एथेनॉल और एथेनॉल, तो इसका IUPAC नेम होगा, कॉमन नेम भी यहाँ पे अगर हम लिख लें, कॉमन नेम इसका होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास एथिल एल्कोहल होगा या एथेनॉल होगा, CH3CH2OH, रिएक्शन भी हम पढ़ रहे हैं सोडियम। तो क्या बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे ये H हट जाएगा और ये सोडियम यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, वहां पे 2 हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 लगाना पड़ेगा और ये 2 सोडियम, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 हो गया। रिएक्शन बैलेंस हुआ। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम बोलते हैं सोडियम
एथॉक्साइड। तो जब भी एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब एक रिएक्शन हमको देखना इस एथेनॉल का कि जब इसका डिहाइड्रेशन होता है या फिर डिहाइड्रोजिनेशन, दोनों एक ही बातें हैं। पहले हाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेशन हम देखते हैं क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है उस किसी एक मॉलिक्यूल में से वाटर का निकल जाना, इसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तब क्या होता है, तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब भी होता है तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस इसके साथ वाटर फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन या फिर डिहाइड्रोजिनेशन का है। तो ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन या फिर डिहाइड्रोजिनेशन। वाटर का ही निकलना है, वाटर ही रिलीज होगा। हिंदी में भी इसको डिहाइड्रेशन ही बोलेंगे या फिर निर्जलीकरण। पानी जब भी निकलेगा तो निर्जलीकरण बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे हमको एल्कोहल का पढ़ना है, या एल्कोहल में बल्कि एथिल एल्कोहल का पढ़ना है, इथेनॉल का। तो जब भी इसका डिहाइड्रेशन होगा CH3CH2OH, इसके लिए हमको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, एक उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक का मतलब क्या करता है कि ये अभिक्रिया को आसानी से या जल्दी से होने में मदद करता है। तो वो उत्प्रेरक क्या होता है, एक कोई अम्लीय माध्यम होना चाहिए, कोई अम्ल। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब इसके साथ इसको हीट दिया जाएगा, और हीट कोई जरूरी नहीं कि ये टेम्परेचर याद हो, लेकिन 443 केल्विन हीट उसको दिया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में और प्लस इसके साथ वाटर फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर से देख के चलेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर हम देखें इसका, OH ये स्ट्रक्चर होगा, बाकी सारे यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब वाटर रिलीज हो रहा है, मतलब ये OH निकल जाएगा और प्लस एक हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। तो ये एक OH निकला और यहां से एक कोई हाइड्रोजन निकलेगा। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इसकी भी एक फ्री हो जाएगी। तो अब ये वैलेंसी कहीं ना कहीं तो कंप्लीट होनी चाहिए, तो वही वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से हमारा एल्कीन फॉर्म हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद है, क्योंकि कुछ इसी तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है, तो उसके बारे में पढ़ना नहीं है क्या होती है। बस अभी क्योंकि एक ही रिएक्शन इस तरह का है तो हमको याद आसानी से रह जाएगा कि डिहाइड्रेशन जब भी होगा तो वो एल्कीन फॉर्म होगा। तो कुछ इस तरह का अगर हम स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं तब भी वो हमारा क्लियर हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे हमारे पास तो यही एल्कीन होता है। अगर हमको बस रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है तो CH3CH2OH और फिर ये जो भी यहाँ पे कैटेलिस्ट और जो प्रोसेस हुआ हीट दी गई है 443 केल्विन पे, तो ये क्या बन गया हमारे पास C2H4, डायरेक्ट लिख सकते हैं C2H4 प्लस H2O। अब वो बनता है तो इस तरह से बनता है, जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसका अपना एक पूरा अलग प्रोसेस ही होता है। तो उस प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ना है, बस हमको याद रखना है एल्कोहल से एल्कीन का बस बन रहा है यहाँ पे, तो वो डिहाइड्रेशन में होता है। इसी को हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एल्कोहल, ये जो एथेनॉल के बारे में पढ़ना, ये खत्म होता है। इसके कुछ यूजेस हैं। तो यूजेस क्या होते हैं इसका यूज सोप बनाने में किया जाता है, जो भी मेडिसिन, क्योंकि ये एल्कोहल एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो जो सिरप होते हैं, क्योंकि हर एक मेडिसिन, जो हर एक दवा होती है वो घुलती नहीं है पानी में, तो इसको घोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो काफी सारे सिरप में ये होता है। अब जो भी ड्रिंक्स होते हैं जिनकी वजह से ड्रंकननेस आती है, बिल्कुल
आदमी नशे में चला जाता है तो उसमें भी एल्कोहल, अच्छा एल्कोहल के कंजम्पशन से होता है ये, तो वो भी एथिल एल्कोहल पे, इसकी जो हम CH3 ये पढ़ रहे हैं C2H5, जो मेथेनॉल होता है वो जहरीला होता है, उसको पीने से जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर वो बिल्कुल एक तरह से जैसे अंडा उबलने के बाद हो जाता है उसी तरह से प्रोटोप्लाज्म भी जम जाता है बिल्कुल। तो मेथेनॉल तो वो बिल्कुल जहर होता है। इथेनॉल का कुछ अमाउंट नशा कर देता है, बहुत ज्यादा अमाउंट नशा नहीं करता है, सीधा खत्म कर देता है, तो काफी हार्मफुल है ये भी। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल फॉर्मूला अगर हम इसका देखें तो हमारे पास CH3COOH। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन रहे। अब एथेनोइक एसिड है तो एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच रहेगा और एक OH, और ये इसकी जो फैमिली होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और बाकी ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। यहाँ पे हम केमिकल फार्मूला और यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला। ग्रुप की बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। इसके कुछ हमको रिएक्शन पढ़ने हैं और इसके यूजेस पढ़ने हैं। रिएक्शन में हमारे पास पहला रिएक्शन हम देखते हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है उसी तरह से जब कोई भी एथेनोइक एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जो कि उसकी स्मेल काफी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। इसको हम एस्टर बोलते हैं और इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो क्या होता है, व्हेन एन एथेनोइक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टू ईच अदर दे फॉर्म a sweet smelling compound named ester and this reaction is called esterification reaction। वो किस तरह से फॉर्म करते हैं वो जरा देखते हैं। तो रिएक्शन ऑफ, या फिर सीधा हम देखें एस्टरिफिकेशन क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास एक एथेनोइक एसिड होगा, तो ये और प्लस एक अल्कोहल होगा, तो अल्कोहल का अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर फॉर्म होना है तो हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर के और एक OH को लेकर के बाहर निकाल देते हैं। अब जो बचा उनको एक साथ जोड़ के लिख देना है हमको। तो अगर यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन हटा देते तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 तो रहेगा, यहाँ तक कि ये H निकला है। उसके बाद इस वाले एल्कोहल में से ये OH निकला है, तो OH जब निकला है तो यहाँ इसके बाद इस कार्बन की ये वैलेंसी फ्री हो गई, यही वैलेंसी आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो जब यहाँ पे इस तरह से जुड़ेगी तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। कार्बन के बाद फिर यहाँ पे सारे हाइड्रोजन लग जाएंगे और ये ऐसा कंपाउंड बनेगा। इसी कंपाउंड को हम एस्टर बोलते हैं। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, अगर बस फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O फिर उसके बाद फिर एक बॉन्ड रहेगा CH2 और CH3। चाहे हम इस तरह से लिखें या फिर दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे हम CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2
CH3 ये भी लिख सकते हैं, ये ईस्टर का फार्मूला है, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये। तो ये तो इसके केमिकल फार्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला प्लस वाटर रिलीज होगा। तो ये यही एस्टरिफिकेशन है, ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन रहा है और इसी को हम एस्टर बोलते हैं। तो ये हमारे पास एस्टर है। नेक्स्ट इसके पास दो और रिएक्शन है हमारे पास, एक बेस के साथ में और एक सोडियम या फिर कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करता है तब क्या बनता है। हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस, इस एथेनोइक एसिड का ही। तो रिएक्शन विद बेस में हम क्या देखेंगे, तो एक कोई सा बेस हमारे पास, जैसे एक स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा एथेनोइक एसिड के साथ तो एक कंपाउंड बनता है सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम एथेनोएट, दोनों एक ही नाम है, एथेनोएट या फिर एसीटेट। तो किस तरह से ये रिएक्शन होता है, हम पढ़ रहे हैं एसिटिक एसिड, तो CH3COOH हो जाएगा और प्लस इसका रिएक्शन हमको पढ़ना है एक बेस के साथ में। तो बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो CH3C डबल Na, और जो बच रहा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच रहा है और यहाँ पे एक OH ग्रुप बच रहा है, इन दोनों को मिला करके H2O बन जाएगा। तो ये एसिटिक एसिड और या एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड एक ही नाम है। यहाँ पे हमारे पास यही है सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम एथेनोएट, दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये रिएक्शन होता है बेस के साथ में एसिटिक एसिड का या एथेनोइक एसिड का। उसके बाद का जो रिएक्शन है वो कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है। तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये एक एसिड है। एसिड जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये हम सेकेंड चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है किसी कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, वहां पे एक सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस वाटर रिलीज होता है। तो अब इसका रिएक्शन हमको देखना, रिएक्शन विद बेस हो गया, रिएक्शन विद कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखना है। तो इसका कोई एक कंपाउंड होगा, कोई भी एक कार्बोनेट होगा किसी भी मेटल का या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो ये तो हमारा एसिड हुआ प्लस कार्बोनेट, हम सोडियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएगा। अब जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो हमारे पास सोडियम एसीटेट प्लस कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट से जब ये निकलेगा तो यहाँ पे CO2 बच जाएगा तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा प्लस वाटर रिलीज होगा। अब यहाँ पे अगर कुछ बैलेंस नहीं है तो वो देख लेते हैं। सोडियम हमारे पास 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 सोडियम होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब ये 2 लग गया तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ही बार है, H2O, ठीक है, अब बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा,
तो वही हम सेम ले लेते हैं, CH3COOH प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो सेम रहेगा, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये रिएक्शन रहा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। अब यहाँ पे एक चीज हमको दिख रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो यहाँ पे जब भी हमको एक टेस्ट करने को दिया जाता है, एक अल्कोहल का और एथेनोइक एसिड का या एसिटिक एसिड का, उसमें हमको डिफरेंस बताना होता है कि एसिटिक एसिड और अल्कोहल में अगर हमको डिफरेंस पता करना है तो किस तरह से करेंगे। तो हम वहां पे इसी रिएक्शन की हेल्प से पता करते हैं। हम उसका रिएक्शन कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं किसी एक के साथ, तो वहां पे जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी एक बुदबुदाहट के साथ में, उसमें हमारे पास एसिटिक एसिड होगा। और जिस टेस्ट हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में हम अल्कोहल रखेंगे, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, और एक में एसिटिक एसिड। दोनों में हम कार्बोनेट मिलाएंगे किसी भी मेटल का, जिसमें से बुदबुदाहट होगी, जिसमें से मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसका मतलब कि उसमें एसिटिक एसिड है, और जिसमें से नहीं निकली उसमें अल्कोहल होगा। तो ये टेस्ट होता है, इस तरह से किया जाता है कि हाँ, हम पता कर सकते हैं कि हमारा एसिटिक एसिड कौन सा और अल्कोहल कौन सा है। तो ये रिएक्शन रहा। एक लास्ट रिएक्शन और बचता है जिसको हम साबुनीकरण बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। तो ये किस तरह से होता है, अब नेक्स्ट वो देखते हैं। सैपोनिफिकेशन में हमारे पास एक एस्टर होगा, उस एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो वो एक सोप में और एक अल्कोहल, जो जिस अल्कोहल से वो बना था, उन दोनों में वो ब्रेक हो जाता है। तो सैपोनिफिकेशन को हम साबुनीकरण बोलते हैं। तो जब एस्टर का जल अपघटन किया जाता है किसी एक क्षारीय माध्यम के उपस्थिति में, तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक लवण और उसके साथ में अल्कोहल उत्पन्न करता है, अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे पास एस्टर जो होगा वो इस तरह का होगा, ये एक एस्टर है। इसका क्षारीय जल अपघटन करना है तो NaOH एक हमारे पास एक बेस है, और इसका हाइड्रोलिसिस जब होगा तो ये फॉर्म करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट, और उसके साथ में एक अल्कोहल उसी के करस्पॉन्डिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एक यहां से अलग अलग हो जाएंगे दोनों, तो कुछ इस तरह से ये अलग होगा, और ये OH ग्रुप आकर के यहाँ पे लग जाएगा, और ये सोडियम जो होगा वो यहाँ पे आके लग जाएगा। तो जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा हमारा O और फिर Na प्लस ये पूरा ग्रुप और उसके साथ में OH। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक अल्कोहल बन गया। इसी को जब हम बस केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं तो वो किस तरह से लिखा जाता है, जो कि समझ में नहीं आता है, तो वो क्या है, इस तरह से एस्टर का फार्मूला CH3 और C डबल बॉन्ड O और फिर इसी के साथ में C2H5, ये एक एस्टर हो जाएगा। और यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि NaOH के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोलिसिस किया गया है एल्कलाइन बेस के प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड और O
Na, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं इस तरह से, और प्लस C2H5OH, यही रिएक्शन है ये। तो वो रिएक्शन जो पूरी होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये जो OH सोडियम जो आके जुड़ रहा है वो यहाँ पे अगर आके जुड़ रहा है, और ये जो OH ग्रुप है ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो अब जब यहाँ पे जुड़ जाता है तो यहाँ से हमारे पास दो कंपाउंड फॉर्म हो जा रहे हैं, जिसमें से पहला वाला जो बना वो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट बना, और नेक्स्ट वाला जो बना है वो एक अल्कोहल बना है। तो ये इस तरह से पूरा रिएक्शन होता है। तो ये सैपोनिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद हमको देखना है कि जो सोप का क्लेंजिंग मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से होता है। तो यहीं पे जैसे बहुत बिल्कुल आसान सा ही है कि ये जो सोप होते हैं वो एक कार्बन की एक लंबी सी चेन होती है, और एक कंपाउंड होगा, जैसे दो सिरे होते हैं इसमें। फिगर से थोड़ा वो समझ में आएगा ठीक से। अब हम अपना देखते हैं कि ये जो साबुन होता है इसकी सफाई प्रक्रिया क्या होती है। तो जो साबुन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, तो इसके दो सिरे होते हैं। एक धनात्मक सिरा होता है, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा CH3 COO और Na, तो Na पे प्लस चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O जो जल के कण होते हैं, इसमें ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रहता है, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव वाले की तरफ जाता है, और इस तरह से यहाँ पे एक इस पे प्लस चार्ज रहेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी सी श्रृंखला रहेगी। तो इसमें हमारे पास एक सिरा ये जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जलरागी, और एक हाइड्रोफोबिक होता है। जल विरागी। अब जलरागी और जल विरागी का मतलब क्या है? जो पानी की तरफ जाएगा, पानी से जाके मिल जाएगा, वो जलरागी होता है, और जो सिरा पानी से दूर भागेगा वो जल विरागी होता है। तो यही पूरा इसका प्रोसेस होता है, इस तरह से वो काम करता है। तो कोई भी जब साबुन के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे जब वो पानी में जाएंगे तो इस तरह से वो एक मॉलिक्यूल इस तरह से रहेगा, तो ढेर सारे जब मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो हमेशा ये वाला जो सिरा होगा वो पानी के अंदर की तरफ जाए या पानी से दूर की तरफ भागेगा, और ये वाला सिरा पानी की तरफ भागेगा। तो वो कुछ इस तरह की संरचना बना लेते हैं, कुछ ऐसा। इस तरह की संरचना बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये सब तो पानी के पास ही है, और ये जो सिरा है ये पानी से दूर रहता है, इसको हम मिसेल बोलते हैं। तो ये संरचना होती है मिसेल की। अब जब कहीं पे कपड़े पे, अब जैसे फिगर में दिख रहा है, तो वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पे दो सिरे उसके दिखाए गए हैं। तो एक सिरा क्या होगा, पानी से दूर भागेगा, और एक सिरा पानी में ही रह जाएगा, पानी की तरफ जाएगा। तो अब जो जैसे लेयर दिख रही है वहां पे जैसे मैल है, तो जो सिरा पानी से दूर भागेगा वो क्या करे, उसको छिपने के लिए कहीं कोई जगह चाहिए होगी, तो वो क्या करेगा, मैल के नीचे जाके छिप जाएगा। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे पूरा एक गोलाकार संरचना ही बना लेते हैं वो। तो मैल के नीचे जब छिपता जाएगा तो क्या होगा, अब मैल जो होगा वो कपड़े पे बिल्कुल लगा होगा, तो जब ये उसके नीचे चला जाएगा तो मैल और जो कपड़ा होगा उसके बीच में जो जितनी तेजी से चिपका होगा वो कम हो जाएगा, और जब वो कम होगा तो फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना पड़ेगा कपड़े को, क्योंकि उसके बीच में ये जाके
एंटर कर जा रहा है तो फिर वो उसका जो पकड़ होगी कपड़े पे वो कमजोर हो जाएगी। तो इस तरह से एरियल उसी तरह से अपना दिखाता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट जो उसका होता है। तो जब ये उस मैल और कपड़े के बीच में चला गया तो फिर उसको छोड़ना पड़ा। इस तरह से धीरे धीरे ढेर सारे अपनी मिसेल वाली संरचना बना करके वो क्या करते हैं कि मिलते जाते हैं और उसके अंदर वहां पे मिलते जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि कपड़ा और मैल जो था बिल्कुल अलग हो जाता है, और जैसे ही फिर हम पानी डालते हैं तो वो फिर चला जाता है और इस तरह से कपड़ा पूरा हमारा साफ हो जाता है। ये क्लेंजिंग मैकेनिज्म होता है डिटर्जेंट का। तो वो पूरा दिखाया गया है किस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स आए हैं और धीरे धीरे फिर वो किस तरह से मैल को बिल्कुल एक गोले के अंदर बंद कर लिए और फिर वो अलग हो गया है। तो ये तरीका होता है पूरा सोप के सफाई प्रक्रिया का। ठीक है, तो ये कपड़ा जो साफ होता है उसकी ये पूरी प्रक्रिया होती है। यहाँ पे आपका ये कार्बन एंड इस्ट कंपाउंड चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। जो नए बच्चे देख रहे हैं वो इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी चैप्टर की वीडियो उनको मिल जाएगी, वहां से आप अपना कंप्लीट करिए और आगे की वीडियो जल्दी ही, ये पूरे बुक आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगी। थैंक यू।